नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पोस्ट। सुल्तानपुर डकैती की घटना को लेकर उठाए सवाल। लिटोरे से लूट का माल किसने लूटा? अखिलेश ने सवाल उठाया है। जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके पास? जब सब पकड़े गए तो सोना किसके पास? कहीं लुटेरे किसी के प्रतिनिधि तो नहीं? जो लुटेरे बनकर गए थे वो किसी के प्रतिनिधि थे। तो लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा? अखिलेश ने सवाल उठाया है। साथ ही साथ सवाल उठाए, जब सब पकड़े गए तो सोना किसके पास? तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर डकैती मामले में सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव का यह सवाल है कि जब सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो आखिर सोने की बरामदगी क्यों नहीं हुई? और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, डकैती मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जो बयान निकल कर सामने आ रहा है, कई सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से सुल्तानपुर में बड़ी डकैती हुई जिसमें सोना लूटा गया और इसके बाद लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मंगेश यादव के इनकाउंटर का मामला हो या फिर उसके बाद बरामदगी को लेकर, और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट कर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और पूछा है कि लूट का सोना आखिर पुलिस क्यों नहीं बरामद कर पाई। और साथ ही साथ यह भी एक बड़ा सवाल किया है कि क्या यह लुटेरे किसी का प्रतिनिधि बनकर तो नहीं आए थे। साफ है कि अखिलेश यादव बेहद आक्रामक है और यह गुस्सा अखिलेश यादव का मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद और भी बढ़ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव उसके मंगेश यादव के घर पहुंचे थे और खुद फोन पर बात की थी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने भी बड़ा पलटवार कर दिया है अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि चाहे जो भी अपराधी हो उससे योगी सरकार निपटेगी और अखिलेश यादव को अगर अन्य बदमाशों की जानकारी हो तो उसे सरेंडर करा दे, नहीं तो बाद में बहुत पीड़ा होगी। राकेश त्रिपाठी का भी साफ कहना है कि जिस तरह से योगी सरकार इस डकैती कांड को लेकर या फिर जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों का सफाया कर रही है। फिलहाल अगर प्रियंका बात करें डकैती कांड की, तो कहीं न कहीं डकैती कांड समाजवादी पार्टी के लिए एक गले की फांस भी बनता दिख रहा है। इस तरह से डकैती के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डकैती का फुटेज पोस्ट किया और लिखा कि यूपी में जंगल राज आ गया है। और इसके बाद योगी सरकार तुरंत एक्शन में आई। डीजीपी प्रशांत कुमार और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने पूरा मोर्चा संभाला और लगातार 3 अपराधियों का, बदमाशों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें मंगेश यादव मारा गया। अन्य बदमाशों की तलाश भी पूरी तरह से कर दी गई है। तो कहने का मतलब साफ है कि पहले अपराध हुआ, तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जब मंगेश यादव मुठभेड़ में ढेर हुआ तब भी पीड़ा कहीं न कहीं से सामने आई और प्रतिनिधि भेजा, खुद हालचाल लिया। फिलहाल अब यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। सियासत भी पूरी तरह से हाई हो चली है। वार पलटवार का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ लगातार समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मुद्दे पर कहीं न कहीं लगातार बयान दे रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार का दौर चल पड़ा है। फिलहाल अगर बात करें योगी सरकार के एक्शन की, तो योगी सरकार का एक्शन भी तेज उछला है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो सोना बरामदगी का मुद्दा उठाया है, यह भी कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 4 अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। अभी 9 अपराधी पकड़ से बाहर है, लेकिन 4 अपराधियों के पकड़ने के बाद जो सोना बरामद होना था वह नहीं बरामद हो पाया
और चांदी बरामद हो पाई है, तो यह भी अपने आप में अहम सवाल है। और जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहने की कोशिश की है कि कहीं न कहीं इस डकैती कांड के पीछे शायद किसी बड़े नेता का हाथ है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी भी मंगेश यादव के बयान को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। ओपी राजभर भी इस पर बयान देते हुए नजर आए थे कि आधार कार्ड देखकर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो इस पूरे मामले में उपचुनाव भी जिस तरह से नजदीक हैं आसिफ, और ऐसे में देखा जा सकता है कि साफ तौर पर एक तरफ तो घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत खूब हो रही है इस मुद्दे पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब यह डकैती कांड की बड़ी घटना हुई उसके बाद समाजवादी पार्टी आगे आई और इसके काउंटर में जिस तरह से अखिलेश यादव ने इनकाउंटर पर काउंटर किया, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बड़ा हमला बोला समाजवादी पार्टी पर। और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के जाति देखकर कार्रवाई करने का जो बड़ा आरोप लग रहा है उस पर भी पलटवार किया, तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को यूपी में होने वाले चुनाव की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अब मैसेज देना चाहती है कि वो अपने जाति धर्म यानी कि पीडीए के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ है, वहीं योगी सरकार भी एक बड़ा मैसेज देना चाह रही है कि अपराधी चाहे जिस जाति धर्म का हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और 10 सीटों पर। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे हाथरस की। हाथरस जिले में भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत, इसमें 4 बच्चे भी शामिल थे। आगरा हाथरस मार्ग पर रोडवेज बस और सवारियों से भरे छोटे मालवाहक वाहन के बीच आमने सामने की हुई टक्कर में 7 बच्चों समेत 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भेजा गया है। वहीं रोडवेज बस में सवार सभी लोग सुरक्षित बचे हुए। हादसा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे के थाना चंदपा इलाके नगल भुज बाईपास कपूर चौराहे के पास का बताया जा रहा है। वहीं हादसे में मरने वाले सभी लोग आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र के गांव समेरा के रहने वाले थे। हाथरस घटना पर अलीगढ़ कमिश्नर चेत्रा वी ने कहा है कि हादसा रोडवेज बस और टाटा वाहन की टक्कर से हुआ। 11 घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि 8 को उचित इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। अभी तक की जो कंफर्म डेथ की संख्या है 15। 7 पुरुष 4 महिला 4 बच्चे। किस वाहनों कितने वाहनों कौन कौन से वाहन में एक रोडवेज की बस की और एक टाटा मैजिक। ये बारिश के कारण जो फिसलन हुई है उसमें सड़क में कीचड़ हो सकता है या तेल हो सकती है, उसमें इसकी वजह से बारिश के कारण ये घटना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि घटी हुई है। तो घायल कितने हैं? घायल में अभी यहाँ पे 11 लोग हैं, 8 लोग जो थोड़ा सा उच्चतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया जेएनएमसीएच। अभी विस्तृत जांच जब रिपोर्ट जाएगी उसके पश्चात इसके बारे में निर्णय। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद फारूक, बड़ा हादसा ये जिस तरह से हुआ है और ऐसे में जानकारी है कि काफी लोग ठीक ठाक भी हैं, लेकिन घायलों को इलाज के लिए अलीगढ़ भी रेफर किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी और किस तरह से हुआ हादसा? बिल्कुल, ये हादसा जो है हाथरस में हुआ था, जो आगरा अलीगढ़ रोड है। वैसे तो वो काफी व्यस्त रोड है और काफी चौड़ा किया गया है, लेकिन वो 4 लेन ना होने की वजह से वो सिंगल ही रोड कहलाता है। आगरा और अलीगढ़ ये हाथरस बीच में पड़ता है। यहाँ पर जो है कल एक मैक्स गाड़ी जो है आ रही थी, जिसमें करीब 37 लोग सवार थे। और उस मैक्स गाड़ी में जब वो गाड़ी कहीं पे रुकी है बीच में, तभी जो है पीछे से जनरत एक्सप्रेस जो रोडवेज की है वो आती है और उसमें जोरदार की टक्कर मार देती है। हादसा इतना जबरदस्त होता है, यानी टक्कर इतनी जबरदस्त कि मैक्स गाड़ी कई पलटे लेती है और नीचे जाके खड्डे में गिर जाती है।
तमाम लोग जो है उनकी लोगों को जो है छिटक के यानी उछल के जो है गाड़ी में से और बहुत दूर दूर खेतों में जा गिरे। किसी का सिर फट गया था, किसी के हाथ कट गए और काफी भयभीत मंजर जो है देखने वाला था। तो हालात इतने खराब हो गए थे जिसमें पहले 15 लोगों की मृत्यु की खबर थी, लेकिन उसके बाद जो है 2 इलाज के दौरान और पुरुषों की मृत्यु हो गई, जिसमें 9 पुरुष और 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। यानी हादसा इतना जबरदस्त था कि लोगों के हाथ पैर कट के जो है अलग गिर गए थे। इतनी जबरदस्त जनरत एक्सप्रेस की टक्कर थी, लेकिन मौके से जो है उसी समय प्रियंका ड्राइवर जो है फरार हो गया और उसके बाद जो है जो बस में लोग सवार थे उनको हल्की फुल्की चोटें जरूर आई हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, कई लोगों को इसमें हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। जिन लोगों को रेफर किया गया है क्या हालात इस समय है? जी बिल्कुल, 10 लोगों को हायर सेंटर में रेफर किया गया। तो हायर सेंटर में अभी उसके हालात जो है कुछ ठीक बताए जा रहे हैं और कुछ उसमें अभी गंभीर हैं। जिनको जो है चोटें ज्यादा आई हैं वो गंभीर हैं। बाकी कुछ लोगों के हालात जो है मतलब सामान्य बताए जा रहे हैं। जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी थी उनको शायद अब कुछ छुट्टी भी दे दी गई है और बाकी जो 17 लोग, जिसमें एक ही परिवार के 15 लोग प्रियंका मौत के गाल में समा गए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे भारी संख्या में मौत की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। चालक फरार बताए जाने की जो जानकारी आप दे रहे हैं उसको लेकर पुलिस की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर डीएम एसएसपी हाथरस आ गए और अलीगढ़ की कमिश्नर चैत्रा भी मौके पर पहुंच गई और तस्वीरें आप साफ देख सकती हैं कि हादसा कितना जबरदस्त था। यानी तस्वीरों में अगर देखें तो सारी तस्वीरें एकदम भयानक रूप लिए हुई हैं और बहुत ही भयानक तरीके से ये हादसा हुआ था। देख के जो है तस्वीरें अगर कोई देखेंगे तो वो विचलित कर सकती हैं। तो ये हादसा जो है काफी जबरदस्त था, जिसमें एक ही परिवार के 15 लोग जो 40वां करके आ रहे थे और बाकी 2 लोग अन्य, जिसमें कुछ लोग आगरा के रहने वाले और ये 2 लोग जो है फिरोजाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस की लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है। जनरत एक्सप्रेस के जो रोडवेज के ड्राइवर हैं उनको पुलिस तलाश कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने लापरवाही के कारण और ओवर स्पीड में इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, इसके लिए पुलिस जरूर कार्रवाई कर रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हादसे में जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही, प्रधानमंत्री ने भी घटना का संज्ञान लिया है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। इसके अलावा भारी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसके बाद अगली खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। यूपीपीएससी की पीसीएसजे 2022 भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 चयनित कार्यरत चयन निरस्त करने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में मांगी जानकारी। प्रमुख सचिव नियुक्ति यूपी लखनऊ से मांगी जानकारी। यूपी लोक सेवा आयोग से भी मांगा विस्तृत हलफनामा। तो 2 चयनित कार्यरत चयन निरस्त करने का मामला यहां पर निकलकर सामने आया है। पीसीएसजे भर्ती का यह मामला बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और मामले में जानकारी तलब की है। यूपी लोक सेवा आयोग से मांगी विस्तृत जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में मांगी है जानकारी। तो इस मामले में क्या कुछ कारण या वजह रही है, इसको लेकर इस बारे में अभी तक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये जानकारी तलब की है। यूपी लोक सेवा आयोग से हलफनामा मांगा है। यूपी लखनऊ लोक सेवा आयोग से भी मांगी है जानकारी। यूपीपीएससी की पीसीएसजे 2022 भर्ती से जुड़ी खबर बताया जा रहा है कि चयनित और कार्यरत चयन निरस्त करने का यह मामला सामने आया है। और उसके बाद अगली खबर भी लखनऊ से। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन सक्रिय। निष्क्रिय जिलाध्यक्ष शहर अध्यक्षों को दी जाएगी छुट्टी। उपचुनाव के पहले प्रदेश कमेटी में होगा बदलाव। यूपी कांग्रेस अब संगठन को दुरुस्त करने में जुटी। 15 तारीख तक नए सिरे से जारी की जाएगी लिस्ट।
तो यूपी उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बेहतर नतीजों को देखते हुए कांग्रेस भी इस समय जोश में है। ऐसे में उपचुनाव से पहले प्रदेश कमेटी में बदलाव कांग्रेस में होना तय है। 15 तारीख को नए सिरे से जारी की जाएगी लिस्ट। कांग्रेस संगठन को दुरुस्त करने में जुटी। अगली खबर बहराइच से है। पंचायत भवनों को बनाया गया आश्रय स्थल। भेड़ियों के हमले को लेकर किया गया फैसला। बेघर लोगों के लिए बनाया गया आश्रय स्थल। जरूरी व्यवस्थाओं का भी किया गया इंतजाम। आश्रय स्थल में सुरक्षा कर्मी भी किए गए तैनात। वहीं आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी। 3 भेड़िए पकड़ से दूर। बेघर लोगों के लिए बनाया गया आश्रय स्थल। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जरूरी व्यवस्थाओं का भी इंतजाम किया गया है। लगातार भेड़ियों के आतंक को देखते हुए बेघर लोगों को आश्रय देने के लिए इन आश्रय स्थलों और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वी यूपी के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, मैं उपराष्ट्रपति जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित 1,56,000 से अधिक स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में 2017 के पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद एक प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर हर एक व्यक्ति, वह कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल के साथ उसका संबंध रहता है। और अगर हम जन सहभागिता के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से इन्हें आच्छादित करेंगे, तो इसका लाभ न केवल बच्चों को प्राप्त होगा बल्कि बेसिक शिक्षा की एक बुनियादी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने में सफल होंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,34,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के साथ सफलतापूर्वक बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त स्कूल बने, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बने, जहां पे हम पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की और उच्च शिक्षा के भी एक अच्छा केंद्र विकसित कर सके। 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने पहले चरण में ऐसे 18 आवासीय विद्यालय गत सत्र में प्रारंभ किए हैं और ये रेजिडेंशियल विद्यालय, आवासीय विद्यालय हैं, ये सफलतापूर्वक संचालित हुए हैं। अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए 57 अन्य जनपदों में भी इसी क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पीएम श्री के रूप में 1760 विद्यालय, जिसमें बेसिक भी है और माध्यमिक के भी है, इन विद्यालयों को भी बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और साथ ही प्रदेश के अंदर जितने भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के विद्यालय हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जितने भी हमारे
प्रदेश के अंदर विद्यालय हैं, गवर्नमेंट के हों या गवर्नमेंट एडेड हों, इन सब के लिए भी योजना बना करके इनके अंदर अपने अच्छे भवन हो, अच्छा इनके पास बुनियादी सुविधाएं हो, इन सब से आच्छादित करके नई पीढ़ी को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। सैनिक स्कूल इसी परंपरा का एक नया महत्वपूर्ण हम लोगों का प्रकल्प है और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। 1960 में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थापित होने के बाद 1961 में देश के अंदर तत्कालीन रक्षा मंत्री ने 5 नए सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था और हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि देश के उन 5 सैनिक स्कूलों में से एक चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के एक पुरातन छात्र और आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी उसी चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र हैं। मैं देख रहा था कितनी रुचि से उन्होंने मुख्य भवन के साथ साथ शूटिंग रेंज और एक एक कार्य का अवलोकन किया और अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गए, अपने छात्र जीवन में वे फिर से खो गए। कितना भावनात्मक क्षण वह था जब वह विद्यालय के मुख्य भवन का उद्घाटन करने के लिए गए, वहां के कैडेट्स से मिले तो उन्हें लग रहा था जैसे स्वयं भी एक सीनियर छात्र के रूप में उन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो सचमुच हमारे लिए एक भावनात्मक क्षण था और इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि सैनिक स्कूल का उद्घाटन कौन करे। तो मेरे मन में इस बात को आया, हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख मुख्य सचिव ने भी मुझे इस बारे में बताया कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी सैनिक स्कूल के ही पुरातन छात्र हैं। 1962 से लेकर के 1969 तक चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा और दीक्षा ली और हर क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आज वे भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और नए भारत के निर्माण में अपने अनुभव का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज उनका मार्गदर्शन गोरखपुर के इस नवनिर्मित सैनिक स्कूल के उद्घाटन अवसर पर हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर इस सैनिक स्कूल के लोकार्पण के लिए पधारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का और अपने अन्य गणमान्य अतिथियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सैनिक स्कूल के साथ साथ अन्य संस्थानों से आए हुए छात्र भी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की एक एक बात को मंत्र मान करके अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, जिससे उनका जीवन स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सके। इस विश्वास के साथ जीवन में राष्ट्र के प्रति लिया जाने वाला संकल्प सबसे महत्वपूर्ण संकल्प होता है और उस संकल्प के साथ हम सब जुड़ सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर धनखड़ जी का और अन्य गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए। तो ये आप गोरखपुर से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।